Today we hello friends. Today we are going to discuss a new topic in our series which I have promised to you that I will be conducting till 29th June जब ये मेंस होने वाला होगा. ठीक है, जब मेंस बिगन हो जाएगा. तो मैंने सोचा कि आप क्योंकि मेंस में लग चुके हैं या कुछ लोग बहुत इंटेंशनली नहीं भी लगे हैं तो होली के बाद लगने वाले होंगे. तो मैंने आज होली के दिन मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो बनाऊं सुबह सुबह ताकि आप सुने सोचे समझे और जाने कि करना तो क्या है ये सब सोच के जगते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. और इसी सीरीज़ में मैंने जो है आपके लिए एक वीडियो बनाई कि 7 मिस्टेक्स जो हम कह सकें कि 7 मिस्टेक्स की जो हमें नहीं करना है. ठीक है, 7 मिस्टेक्स जो नहीं करना है, अवॉइडेड बिफोर मीन्स, क्योंकि अक्सर हम वो गलती कर बैठते हैं. और ये मेरा पर्सनल मीन्स का एक्सपीरियंस है कि जिसमें मैंने ऐसे गलतियां करी या मैंने देखा कि अपने दोस्तों को ऐसे गलतियां करते हुए, जिसके बाद उनको बहुत दिक्कत हुई और फिर बाद में कई बार मेंस नहीं भी निकला इसके कारण. और मेंस निकल गया तो थोड़े से नंबर के लिए रह गए इंटरव्यू में कि भाई मेंस तो निकल गया लेकिन PPCS का इंटरव्यू नहीं निकल पाया. तो एक बात याद रखिए जो मैं कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम जो है, दिस एग्ज़ाम एक गेम चेंजिंग मोमेंट है जो कमाया गया है आपके द्वारा, जो आपकी हैंड पिक्ड है. 10 लाख प्लस लोग लिखते हैं, मतलब आप सोचिए कि 10 लाख प्लस लोग जो है आपका मेंस लिखते हैं UPPCS का, और उतने के आसपास में से आप 15,000 लड़कियां, जेंडर बैलेंस होना चाहिए, तो लड़के लड़कियां जो है एंड इवन थर्ड जेंडर के लोग भी कुछ होंगे इसमें, तो वो लिख रहे हैं मीन्स. अब 15,000 में से हमें फिर उसमें से 1/3 हमें करना है, उतने से हमें सिलेक्शन लेना है ताकि हम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएं. और फिर उसमें से 900 कुछ बच्चों का 900 समथिंग का सिलेक्शन होगा जो फाइनल लिस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे. तो आप इतने आगे आ चुके हैं, उसके बाद आप पीछे जाना बहुत ही मुश्किल होता है. अगर आप कोई मेंस के सफ़र से नीचे गिरता है तो उसके लिए काफ़ी दुखद अनुभव होता है और कई बार आदमी निकल भी नहीं पाता इस दुख से, मैंने देखा है. तो क्या नहीं करना है इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है इनिशियल डेज़ में, और हमें करने से ज़्यादा ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या नहीं करना है. करना तो है ही, लेकिन क्या नहीं करना ये भी पता होना चाहिए ताकि हम मृग तृष्णा या फिर चक्रव्यूह में ना फंस जाए. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें नहीं करना चाहिए वो है कि हमें हेस्ट में, मतलब जल्दबाजी में कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करनी है. ठीक है, एक कहावत है, वेल बिगन इज़ हाफ डन. अगर आपने सही से शुरुआत कर दी किसी चीज़ की तो आधा काम वैसा ही हो गया. तो सही से शुरुआत करने के लिए क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले आप प्रायोरिटाइज़ करें कि हमें करना क्या है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं बहुत सोच समझ करके, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग और थॉट प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है अपनी कमियों और स्ट्रेंथ, जिसको मजबूती बोलते हैं, दोनों को जानने के बाद हम आगे बढ़ें और उस प्रोसेस में अपने आप को माइंडसेट तैयार करके और फिर उतरें कि दौड़ना तो है, लेकिन दौड़ने से पहले जो मानसिक एक तरह का आदमी का उथल पुथल है उसमें नहीं दौड़ना है. एक स्पष्टता ले आनी है अपने लाइफ में कि हमें करना क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो एक स्ट्रेटजी पहले तैयार कर लेनी है, एक सोच समझ करके कि अभी से 106 दिन बचे हैं, तो हमें कैसे करना है इस 107 दिन का उपयोग ताकि हम वहाँ पहुँचे. पहले मान लीजिए हमें X करना है, फिर Y करना है और फिर Z करना है. तो एक माइंड मैप और एक सटीक प्लान आपको तैयार करना चाहिए. ठीक है, और जल्दबाजी ना दिखाएं इसमें. 1 दिन का समय ले, 2 दिन का समय ले, बहुत बार 3 या 4 दिन का भी समय ले सकते हैं आप. लेकिन अगर अभी होली आ गई है तो कल परसों तक तो आप कर ही लें इस प्लान को तैयार, ताकि आप जो है एकदम सही तरीके से पानी में उतरें. पानी में उतरने का मतलब यू आर इन रेस. ठीक है, और हेस्ट ना दिखाएं, मतलब जल्दबाजी ना करें. ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आप अपने समय का एकदम दुरुपयोग ना करें.
ठीक है, जैसे आज होली है, फिर उसके बाद दुर्गा पूजा आ जाएगा जिसको चैती दुर्गा बोलते हैं, कुछ लोगों का रमज़ान चल रहा है, ठीक है। और भी है, रामनवमी है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। फेस्टिवल्स हमारे कल्चर का एक पार्ट है, बहुत ही मनोरम चीज़ है, लेकिन तैयारी के दौर पे थोड़ा सा हमें इससे दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है? दिक्कत का है कि मान लीजिए आप अगर मतलब अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आज होली है तो ये रिदम ब्रेकर के रूप में काम हो जाता है कभी कभी, कि आपने तो 10-15 दिन से तैयारी चालू करी थी, अब फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमारा रिदम टूट गया 2-4 दिनों के लिए। अब रिदम बनाना अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और सिर्फ फेस्टिवल ही नहीं, फ्रेंड सर्कल होते हैं कि भाई दिन भर पढ़ा और शाम को गए चाय पे, अब लगे 2-3 घंटे गप हो गई। पढ़ के लाइब्रेरी से बाहर निकले, रिलैक्स होंगे, 2-4 लड़के मिल गए और कैसी चल रही तैयारी, अब उनका तैयारी बनाने में आधी एनर्जी ख़त्म। जो रिलैक्स होने गए थे वो और एनर्जी बर्बाद कर दी। वैसा नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें टाइम को बचाना है, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन मेरे भाई। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। अ टाइम लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग। अगर दुनिया में सबसे प्रेशियस थिंग क्या है तो टाइम, मोस्ट प्रेशियस, यू नो, जिसको बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ अगर कोई चीज़ है तो टाइम। इसको मत गंवाना दोस्त। सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं, लाइफ के किसी भी क्षण पे समय का सही उपयोग आदमी को एकदम आगे की सीढ़ी चढ़ाता है, और स्काई इज़ द लिमिट फॉर दैट मैन, ठीक है, जो समय का सही उपयोग करना जान गए। किसी भी महान व्यक्ति, किसी भी कामयाब व्यक्ति के जीवन को आप उठा कर देखना, उसने अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को महत्व दिया होगा तो वो है समय को, ठीक है। आप समय का महत्व करें और महत्वपूर्ण तरीके से इसका इस्तेमाल करें। आप देखें कि समय का उपयोग सुबह से लेकर शाम तक, सोने से लेकर जागने तक, उठने से लेकर बैठने तक, और पढ़ने से लेकर रिलैक्स होने तक, समय का सही प्रयोग आप जरूर करेंगे, ठीक है। और इसको किसी भी हाल में आप बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो और इस गलतफहमी में ना रह जाए कि 100 से ज़्यादा दिन आपके पास है, एम्पल टाइम है आपके पास, जिसको फंस बोलते हैं, फंसाना। इस फंसाने में ना रहें कि आपके पास बहुत समय है। आप एकदम अभी से गियर अप रहेंगे, ठीक है। और आज अगर होली आपने मनानी है तो बहुत अच्छे से मनाइए, और इसके बाद आप शाम से नहीं तो कल सुबह से आराम से लग जाइए, जुट जाइए तैयारी में। और जैसा मैंने कहा कि हेस्ट में ना करें, जिसको बोलते हैं जल्दबाजी में ना करें, लेकिन जल्दी ज़रूर करें। जल्दबाजी और जल्दी में अंतर होता है। जल्दबाजी मतलब धड़फड़ में कर देना किसी चीज़ को, मतलब हड़बड़ी में कर देना, ठीक है, वैसे नहीं। और जल्दी मतलब स्पीड से, ठीक है, जिसमें आपकी गुणवत्ता ज़्यादा होनी चाहिए, समय कम, उपयोगिता ज़्यादा, मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि आप किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, टॉपिक या प्लस सब्जेक्ट को, ठीक है। आप किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। पहली बात, आप इस बात को ध्यान रखें। होता क्या है, अब जैसे मेरी अपनी बात बता देता हूँ। मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, इसीलिए मैं ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मैं टाइप इंग्लिश में करता हूँ और बोलता भी इंग्लिश में हूँ। मेरी शुरुआती पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से हुई थी, एक काफ़ी अच्छे स्कूल से, तो मेरी इंग्लिश ठीक है, लेकिन हिंदी थोड़ी कमज़ोर है। कमज़ोर किस चीज़ में है? स्पेलिंग में, जिसको वर्तनी बोलते हैं हिंदी में। अब स्पेलिंग में थोड़ी कमज़ोर है। अब यूपीपीसीएस का जब मैंने मेंस दिया तो मेरे आए 35 नंबर। अब लोगों के आ रहे 95, 100, 110, 115। अब मैं 65 नंबर वहीं पीछे रह गया। अगर मैं अपनी हिंदी को जोड़ डालता तो मैं निकल जाता, लेकिन उस चीज़ को मैंने नज़रअंदाज कर दिया कि ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही गलत स्टेप। दूसरा, मेरा हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट्स के। ज्योग्राफी भी अच्छा है, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है था उस समय ऑप्शनल होते थे। अभी तो ऑप्शनल घट गए, अब तो आपके यूपी स्पेसिफिक आते हैं 2 सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन ऑप्शनल था। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल था, उसमें काफ़ी अच्छा नंबर भी आया था। लेकिन आप समझ लीजिए कि आपका जो है कोई भी सब्जेक्ट में अगर 30-35 नंबर कम रह गए, तब आप समझ लीजिए कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाइएगा, ठीक है। तो आप
इस गलतफहमी में कभी भी ना रहें कि मैंने ये सब्जेक्ट तो आराम से कर लेना है, कि भैया हम तो कर ही लेंगे, रोज़ें हिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको एकदम तैयार रहना है, ठीक है। अब कोई हिंदी माध्यम स्कूल से है तो सोचेगा भैया हम तो ऐसे आराम से ही लिख देंगे, ज़िंदगी भर ऐसे ही तो लिखते आए हैं, क्या दिक्कत है। नहीं, ऐसे एक कला है, उसको आपको जागृत करना पड़ेगा, उस कला को सीखना पड़ेगा, ठीक है। 10वें में भी ऐसे लिखते थे और आप मेंस में भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मुझे इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है कि ग्रेजुएशन टाइम में बहुत कम लोगों ने ही जो है निबंध लिखा होगा, ठीक है। निबंध का एक लंबा अरसा आपने छोड़ दिया है, तो आपके पास अभी भी 3 महीने से ज़्यादा वक्त है। आप निबंध में समय देंगे और रोज़ कम से कम एक निबंध लिखेंगे, नहीं तो एक दिन के उपरांत तो ज़रूर ही लिखेंगे, ठीक है। और समयबद्ध तरीके से आप लिखेंगे, ठीक। तो एक वो चीज़ हो जाती है। दूसरा क्या होता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। अब किसी को ओवर एम्फेसिस भी नहीं करना है। अंडर एस्टिमेशन के साथ साथ जो है ना ओवर एस्टिमेशन, दोनों ही लीथल है। लीथल मतलब घातक, एकदम घातक है, ठीक है। अगर आप जो है, घातक लिख देता हूँ, एक फिल्म भी है घातक, ऐसे घा क ख ग घा, नहीं ये मेरे से शायद गलती हो गया, छोड़ो, स्पेलिंग की मेरी थोड़ी मिस्टेक है। मैंने बोला ना थोड़ा घातक फिल्म है, तो एकदम घातक हो जाएगा आपके लिए। तो आप जो है कोई भी चीज़ को घातक न बनाएं, ठीक है। अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन दोनों ठीक नहीं है। किसी सब्जेक्ट को आपने मान लीजिए कि ज़्यादा टफ मान लिया कि भाई एथिक्स तो मुझे नहीं आता, अब दिन रात लगे एथिक्स करने, तो वो भी ठीक बात नहीं है। उसमें क्या होगा कि आप जो है किसी चीज़ को ज़्यादा समय दे रहे हैं उसके अनुपात में, अनुपात मतलब रेशियो। अब भाई किसी चीज़ का मान लीजिए मार्क्स तो है 100 और आप जो है उस पर लगा दिए एनर्जी 500 की, वो ठीक बात नहीं है। और दूसरे का भी है 100 और आपने उस पर भाई 10 का भी एनर्जी नहीं लगाया, ये भी ठीक बात नहीं है। आप अनुपात मेंटेन करके रखेंगे, और वो कैसे होगा, वो होगा आपको अपनी कमियां, मतलब वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों पता होनी चाहिए। जहाँ कमी है वहाँ थोड़ा ज़्यादा समय लगाएं और स्ट्रेंथ पे थोड़ा कम समय भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन इग्नोर किसी भी चीज़ को नहीं करेंगे किसी हाल में, ना विषय को, ना विषय के अंदर किसी भी टॉपिक को, ठीक है। हाँ, आप पेपर 1, 2, 3, 4 प्लस हिंदी, ठीक है, और 2 जो पेपर हैं आपके एस्से के साथ, ये यूपी स्पेसिफिक 2 पेपर हैं, उनको भी आप इग्नोर नहीं करेंगे। अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप अपनी सिलेक्शन को, संभावनाओं को कम करेंगे। जितना इग्नोरेंस करेंगे इस चीज़ को, उतना ही आप अपनी संभावनाओं को कम करते चले जाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। कि अब मैंने लिखा नेवर थिंक दैट एनी टॉपिक इज़ टू ईजी और टू हार्ड, कभी ऐसा नहीं सोचें, ठीक है। और ओवर एम्फेसिस भी नहीं, प्रैग्मेटिक बने। प्रैग्मेटिक मतलब आप जो है, आप मतलब कैसे बोलें, वास्तविकता से एकदम अनभिज्ञ न रहें, ठीक है, ठीक। तो आप जो है प्रैग्मेटिक काम करेंगे, ठीक है। प्रैग्मेटिक होना बहुत ज़रूरी है, समझे। आप प्रैग्मेटिक होकर के, जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं हिंदी में, हिंदी नहीं अंग्रेजी में ही बोलते हैं प्रैक्टिकल, तो आप जो है प्रैग्मेटिक बनेंगे और प्रैक्टिकलिटी से काम करेंगे, ठीक है। और जो अगला टॉपिक में बोलने वाला जो चौथा पॉइंट है वो है प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब आप टालेंगे नहीं। टाल मटोल नहीं करेंगे आंसर राइटिंग को। आंसर राइटिंग जो है बेस है, ठीक है। मतलब आपका जो मेरिट है ना वो जज होगा किसकी, आपके आंसर राइटिंग जो हो चुकी है पेपर में, जो लिखा जाएगा वही तोला जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इसलिए आप ये ना सोचें कि पहले मैं कंटेंट रेडी कर लेता हूँ और फिर आंसर राइटिंग करूँगा लास्ट में। ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं तो अभी 100 दिन है तो 100 दिन में 60 दिन हम कंटेंट प्रिपेयर कर लेते हैं और 40 दिन जो है हम आंसर राइटिंग दिन रात करेंगे। ऐसा लगता अच्छा है, लेकिन आंसर राइटिंग एक लॉन्ग इवॉल्व प्रोसेस है, ठीक है, जिसको अगर आप कमांड नहीं करते हैं
तो आप याद रखिए कि आप पिटफॉल मतलब गड्ढे में गिरने के लिए आप अपना गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं, ठीक है। गिरिएगा ये तो तय हो जाएगा, लेकिन आप खुद खोदेंगे भी, ये बहुत मतलब दुखद स्थिति होगी कि आपने अपना गड्ढा खुद ही खोदना, खुद की कब्र खुद खोदना बोलते हैं इसको। ऐसा ना करें। आप जिस डाल पर बैठे हैं कालिदास ना बने कि उसी डाल को आप काटें, ठीक है। और वो डाल है आंसर राइटिंग। आंसर जो आप लिखते हैं वही कॉपी चेक होती है और उसी कॉपी से आपको नंबर मिलते हैं। और ये 90% होता है, ये 90% होता है आपके सारे नंबर का, 90% से के आसपास ही होता है, 1-2% आगे पीछे रख लीजिए आप। तो आप इस बात को समझ ले, सोच ले, जान ले और मान ले कि बिना आंसर राइटिंग के आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ठीक है। अच्छे अच्छे टॉपर्स की आप बात सुनेंगे, वो यही कहेंगे कि आंसर राइटिंग को कभी मत प्रोक्रास्टिनेट करना, मतलब टाल मटोल मत करना आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग करना ही करना है, पर डे करना है, 3 घंटे करिए आंसर राइटिंग। फिर आपको जितना भी करना है कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा कंटेंट में समय, 2 घंटे तो करिए ही करिए। होता क्या है कि हम 1-1.5 घंटे लिखते हैं, हमें लगता है कि हम तो विद इन टाइम लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब आप 3 घंटे लिखेंगे तो आप पाएंगे कि 2.5 घंटे या 2 घंटे के बाद लिखना बहुत ही कठिन होता है, और उस प्रैक्टिस को आप करेंगे। और मेरा एक सलाह और है कि आप उसी समय करेंगे जिस समय एग्ज़ाम होता है। आप सुबह उठिए, समझे, एकदम जिस तरह से एग्ज़ाम में उठते हैं, एकदम भोर भये उठिए कि 4 बजे उठ गए हैं, और 7 बजे तक नाश्ता हो जाना चाहिए किसी भी हाल में। क्योंकि आप उस टेंडेंसी को मेंटेन रखेंगे तो ये आपको कम से कम 10 से 20 नंबर प्रति पेपर आपको लाभ देगा, जिस समय आप मेंस लिख रहे होंगे तब। क्यों? क्योंकि उस समय आपको नींद नहीं आएगी, उस समय आपको भूख नहीं लगेगी, उस समय आपको थकान नहीं होगी, और उस समय आपकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा रचनात्मक होगी, आप सृजनात्मक होंगे, आपकी कला और कौशल दोनों ही अपने उत्तम या सर्वोत्तम गति पर होगी। और आप जो पाएंगे कि आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे, एक बेस्ट आंसर लिखेंगे विद इन बेस्ट मोड। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो सुबह से शीघ्रम आप एकदम शुरू कर दें, प्रोक्रास्टिनेट ना करें आंसर राइटिंग को, ठीक है। और इसके लिए 2-3 चीज़ें और ज़रूरी है कि आप जो है एक प्रॉपर आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, ठीक है, किसी बढ़िया मेंटर के अंदर में, ठीक है, या किसी अच्छे संस्थान के अंदर में। हमारे संस्थान भी चला रही है, आप उसको इस पर देखें, जानें, समझें, और शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हम आपके लिए कुछ और उपयोगी हो पाए, ठीक है। और आप फॉलो करेंगे टॉपर्स के टिप्स को, एडवाइस को। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है और वो मैंने 2 टॉपर की कॉपी को एनालाइज किया है और अपने एक्सपीरियंस से भी बताया है कि एक बेस्ट आंसर कैसे लिखा जाता है। आप उसको फॉलो करेंगे, वो एक सेट पैटर्न है, आप जानेंगे, मानेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बेस्ट एंड बेस्ट नंबर दिलाता है। आपका जो भी पोटेंशियल है उसका बेस्ट मार्क्स उसी प्रोसेस से आना है। वो एक फिक्स प्रोसेस है। आप देखेंगे तो 2 टॉपर एक ही जैसा लिख रहे हैं, भाई ऑल इंडिया रैंक 1 भी वही लिख रहा है, 2 भी वही लिख रहा है, एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, बस शब्दावली में थोड़ी बहुत अंतर है, बाकी सारा चीज़ एक है। तो कैसे? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उस पैटर्न को फॉलो किया है और एक सेट पैटर्न है, वो टॉपर्स पैटर्न है। आपको भी वो बनना है तो वो आपको सीखना ही पड़ेगा, सृजनात्मकता आपको लानी ही पड़ेगी, ठीक है, कलात्मकता आपको लानी पड़ेगी। कला आप में अंदर है तो ठीक है, और नहीं तो पैदा करना होगा, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए कंपटीशन हमारे लिए नहीं बदलेगा, हमें उसके लिए थोड़ा बहुत अपने आप को बदलना पड़ेगा, ठीक है। आप जो है बेस्ट आंसर्स को गो थ्रू करेंगे और उसको अपनी कॉपी में उतारने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक। अगला जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप रिवीजन को जो है ना लास्ट घंटे के लिए नहीं टालेंगे, ठीक है। रिवीजन इज़ द की, ठीक है। और ये सबसे अच्छा तरीका है इंटैक्ट रहने के लिए। आपने जो पढ़ा है वो आपको याद रहेगा, अगर याद रहेगा तभी तो आप लिख पाइएगा। आपने अगर मान लीजिए 100 पढ़ा और 90 भूल गए, 10 ही याद रख पाए, तब तो आपने मतलब 90% अपनी मेहनत को बेकार कर दिया। आपने बोलते हैं ना कि पहले बोलते हैं कमांड, किसी चीज़ पर आपने कमांड किया तो कैसे उसको कंसोलिडेट करके। अगर आपने कंसोलिडेट नहीं किया अपने कमांड को तो फिर क्या होगा कि जब तक
मतलब ताकत है तब तक चलेगी, नहीं तो जब तक आपका मतलब विवेक काम कर रहा। और अगर आप बार बार रिवीजन करिएगा तो वो एक कंसोलिडेशन की तरह आ जाएगा, वो आपकी हैबिट में हो जाएगा कि वो बात, वो टॉपिक, वो आदत आपसे बाहर आनी ही आनी है। किसी चीज़ को आपने इतने अच्छे से पढ़ रखा है, बार बार मनन कर रखा है, रिवाइज कर रखा है, तो वो एकदम टिप ऑफ टंग पर रहेगा। आपको दिमाग पे विशेष जोर नहीं डालने की आवश्यकता पड़ेगी एग्ज़ाम के दिन। बोलते हैं ना, एक कॉमन हैबिट है रिवीजन, किस में? टॉपर्स में। सारे टॉपर्स में आपको एक हैबिट कॉमन मिलेगा, वो है रिवीजन। सॉरी, स्पेलिंग गलत है रिवीजन का, मैं इसको चेंज करवा दूंगा, ठीक है। तो ये एक थी। अब दो बातें और ध्यान रखनी है, ये तो तैयारी के संबंध में आगे जाने वाली बातें थी। दो ऐसी चीज़ है कि आपको पीछे नहीं होना है, ठीक है। वो है, आपने आपको तुलना नहीं करेंगे किसी दूसरे आदमी से। हर आदमी अपने आप में यूनिक है, किसी न किसी एस्पेक्ट में, ठीक है। ठीक, मतलब तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, हर तरह के लोग हैं। आप अपना भाई से, अपने मित्र से कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को। आप अपने आप में एक ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। इस बात को याद रखिए कि भगवान ने आपको बनाया है एकदम, आप सटीक तरीके से आप परफेक्ट इंसान हैं। बस इतना याद रखिएगा कि आप तुलना ना करें, ठीक है। तुलना इन द सेंस कि भाई उसमें दो चीज़ें हो जाती है, या तो सुपीरियरिटी आ जाती है या इन्फीरियरिटी आ जाती है, ठीक है। अगर आपको नंबर किसी से कम आ रहा है तो आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न हो जाएगा, और अगर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न हो जाएगा। तो इन दो चीज़ों को आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि आप में आ जाएगी एक पैनिक या फिर कंफर्टनेस, ठीक है। अगर आप मान लीजिए रोज़ देख रहे हैं कि भाई मेरे नंबर तो बड़े कम आ रहे हैं, 30% ही आ रहे हैं, या हम देख रहे हैं कि बाकियों से तो हम 30-40% के लीड पर हैं, तो हम में क्या आ जाएगा? घमंड, ठीक है। तो घमंड जो है नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ही है। और अगर नंबर कम आ रहे हैं तो हम में आ जाएगी उदासी। देखिए, मेरा स्पेलिंग गलत हो सकता है, मैंने पहले बोला कि मेरे थोड़े स्पेलिंग हिंदी में कमज़ोर है, इंग्लिश काफ़ी अच्छी है मेरी। तो घमंड से भी बचना है और उदासीता से भी बचना है, ठीक है। ये कंपैरिजन से अक्सर आ जाता है। आप देखेंगे कि कल हम 30 नंबर ला रहे थे तो आज हम 40 नंबर ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। किस तरह से उसको एकदम सर्वोत्तम किया जाए, अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हम मुश्किल में हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों से बचना है, आगे बढ़ना है और अपने कार्य को उत्तम अति उत्तम तरीके से करना है, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप पैनिक ना करें किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है। आप जो है किसी भी चीज़ को पैनिक ना करें, ठीक है। तो इसके क्यों कहना चाह रहा हूँ कि एक कहावत है, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, ठीक है। कि जो बोल्ड है ना, बोल्ड मतलब मजबूत इरादों का इंसान, उसका भाग्य साथ देता है। आप पैनिक कर जाएंगे, एक लंबा प्रोसेस है। इस एग्ज़ाम में अक्सर ही जो है ना, आदमी हर तरफ से चैलेंज फेस करता है, पढ़ाई से करता है, कभी कभी लोग पैसों से भी करते हैं, कभी कभी टाइम से, कभी कभी इमोशनल से। कि आप देख रहे हैं कि भाई बहुत सारी इमोशंस कोटेंट होते हैं, नंबर को लेकर के होते हैं, फैमिली प्रेशर होता है, इसी बार करना है, एज हो गई, किसी का एज ज़्यादा हो जाता तो शादी होनी है, शादी नहीं होगा, घर नहीं बनेगा, ये सब चिंताएं भी घूमने लगती है, ठीक है। एग्ज़ाम की तो चिंता है ही, इसके साथ भी कई सारी चिंताएं, ये सब आप पैनिक नहीं करेंगे, ठीक है। या आपका कहीं 2-4 टेस्ट में नंबर कम आ गया तो फिर आप पैनिक नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें होता क्या है कि आदमी जो है एग्ज़ाम दे रहा है और देते देते उसके नंबर कम आ रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में, वो बड़ा परेशान हो जाता है। उसकी परेशानी ऐसी हो जाती है कि वो छोड़ नहीं पाता, मतलब पढ़ाई को, लाइब्रेरी को, और आराम नहीं देता, परेशान होता है, कई बार डिप्रेशन हो जाता है। हमने खुद कई बार फेस किया है कि इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है। और जो इन सब चीज़ों से बचकर आगे बढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो याद रखना कि फेट लव्स द फियरलेस। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते थे। सिकंदर महान, ठीक है। और फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड तो मैंने लिखा ही, तो आप जो है
आप अब अच्छे मन से लग जाइए और आगे बढ़ जाइए, समझे। कभी भी अपने आप को छोटा ना दिखाइए, आगे बढ़िए, पढ़िए और सुबह से शीघ्रम तुरंत चालू करें अपने पढ़ाई को। और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप एंजॉय करें। देखिए, हर तरह के रस जीवन में ज़रूरी है, तो आज के दिन आप एंजॉय करें, ठीक है। एंजॉयमेंट को भी नहीं टालना चाहिए, लेकिन बिना वजह के एंजॉयमेंट मूड में भी नहीं आना चाहिए। मैं रविकांत कुमार, आपका साथी सिविल वाला के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और हम और सिविल वाला दोनों मिल कर के चाहेंगे कि आप एकदम उत्तम से उत्तम प्रदर्शन करें इस एग्ज़ाम में, ठीक है। और हम आपके साथ हैं, ठीक है। ये वीडियो शायद आज अपलोड हो जाए या कल हो जाए। मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपके सभी परिवार वालों को मेरे तरफ से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली।